बात ये आती है कि चलो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट जो है उसको वैलेंसी तो अपन कहते हैं, लेकिन बात ये आती है कि भैया किसकी वैलेंसी क्या होगी और कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल है, इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, और इसको आसान भाषा में अगर हम बोले तो हम सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड एक्सचेंज्ड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है। सो गेन या लॉस एक्सचेंज्ड, ठीक है, टू कंप्लीट टू कंप्लीट ऑक्टेट टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, ठीक है, कितना है अपने को उससे मतलब कितना है, वो सेम थिंग जो है उसी चीज को हम बोलते हैं वैलेंसी। अब फॉर एग्जांपल, अब ये पता नहीं ये क्या ही चीज लिखा हुआ भारी भरकम सा, तो बोलता क्या है कि भैया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे जो मैंने पढ़ाया है आपको कि 281 होता है, तो 281 होता है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दिस इज सिंपली वैलेंसी। कि भैया ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाए, 28 बन जाए। ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाना, दैट इज सिंपली नोन एज ऑक्टेट। दिस इज ऑक्टेट, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा या शेयर करेगा, ठीक है, ये शेयर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये शेयर भी हो सकता है। अब अभी आपको शेयर नहीं समझना, बाद में आप समझोगे कि शेयर क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ध्यान रखो। और शेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज करना पड़े या शेयर करना पड़े किसी एटम को, दैट इज सिंपली इट्स वैलेंसी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत सारे वैलेंसीज देखते हैं जो आपको याद रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो वैलेंसीज है वो याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, आयुष आ रहा हूँ उस पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, ठीक है, वैलेंसीज फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो 1 वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, सीजियम है, ये सारे एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वैलेंसी में साइन भी यूज करते हैं, +1 -1, हालांकि वैलेंसी बिना साइन की चीज है। +1 -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट वैलेंसी, ठीक है। बट स्टिल बहुत लोग इसको यूज करते हैं, उसके लिए गलत अपन नहीं कह सकते, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये भी ऐसे हैं जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। बट इन सब के लिए हम बोलते हैं कि ये सारे का जो वैलेंसी 1 होता है, दिस इज माइनस में होता है एंड दिस इज प्लस में होता है। तो दिस इज +1, दिस इज -1। उसी तरह से वैलेंसी 2 वाले कौन कौन है भैया, तो 2 वाले भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं भैया इसमें, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। इनका क्या होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव पे 2 होते हैं और ये सब निगेटिव में 2 होते हैं। निगेटिव पॉजिटिव नहीं भी लगाओगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 सिंपली याद रखोगे तो कोई अपने को समस्या होने वाला नहीं है। याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। चलो, ओके, 3 वैलेंसी वाले कितने हैं, तो चलो ध्यान देते हैं जरा, वैलेंसी 3 कितने की होती है। तो भैया 3 वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं, तो देखो 3 वैलेंसी वाले जो अपने को मेनली जानने हैं, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये +3 वाले होते हैं, एंड नाइट्रोजन जो कि -3 वाला होता है, ठीक है। 4 वैलेंसी वाला कौन कौन होता है भैया, तो 4 वैलेंसी वाले अपने पास होते हैं, मेनली जो होते हैं दैट इज कार्बन एंड सिलिकॉन, इनका होता है वैलेंसी 4। तो ये एक जनरल टेबल है जिससे आपको पता चला कि वैलेंसी किसकी क्या होती है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया वैलेंसी 4 के बाद 5 वाले कौन होते हैं, तो भैया आपको ये ध्यान रखना है कि 5 वैलेंसी किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ध्यान रखने वाली चीज है कि वैलेंसी एट मैक्स जो होती है वो 5 होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलेंसी
that can be possible is 4। मैक्सिमम वैलेंसी जो पॉसिबल है दैट इज 4। 4 से अधिक वैलेंसी पॉसिबल नहीं है। चलो मान गए क्या होता है वैलेंसी, लेकिन बात ये आती है आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आयुष बोल रहा है कि भैया इसको बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि इसका ये इसका ये है। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है, रूल बोलता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल। पहला रूल, इफ नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आपको कन्फिग्रेशन लिखने आता है तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इन आउटर शेल आर लेस देन 4, अगर 4 से कम है, लेस देन 4, then that number will simply valency, then that number will be वैलेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर फरमाते हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे सोडियम की, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन मुझे, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखे तो एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। बोलता क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में, गौर फरमाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ तो जितना इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी, सिंपल। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मुझे फटाफट बता दो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का वैलेंसी, सोचना ही नहीं है अपने को, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भैया, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बोलता है भैया एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दे रहा हूं, तुमको आना चाहिए बट मैं लिख दे रहा हूं, 283। भैया इसकी वैलेंसी क्या होगी, अपने को दिख रहा है आउटर मोस्ट में 2 से कम, सॉरी 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई बोला चलो भैया इसी बात पे लिथियम का बता दो, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 4, सॉरी 3। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,1, बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलेगा, तो ये आपके पास कहानी है कि अगर आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। अगर आपके पास आउटर मोस्ट में, आप सेकेंड केस पे बात करते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4 इन आउटर सेल, अगर आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 से ज्यादा हो गए तब क्या होगा, देन, ध्यान दो यहाँ पे, तब क्या करें भैया। तो बोलता क्या है कि इस केस में अगर आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना है ना, तो वैलेंसी क्या होगा, तो इस चीज को ध्यान देना, वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो, 8 में से माइनस कर दो, तो दिस इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट। चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, तो चलो एग्जाम्पल में बात करते हैं, मान लो मुझे बोला गया फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मुझे फटाफट बता दो, कितना होता है, 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, तो 2 and 7 होता है। अब आउटर मोस्ट में गौर फरमाओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी का रूल क्या बोलता है, बोलता है कि भैया अगर 4 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, वैलेंसी निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है वैलेंसी, आप इसको माइनस कर दो, तो 8 माइनस क्या करोगे भैया, 7 कर लोगे, तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बोला क्लोरीन के लिए बताओ भैया, सेम वैसे ही क्लोरीन का निकल जाएगा। कौन पूछा था अभी क्लोरीन का, कोई तो बोला था, शिखर बोला था, क्लोरीन का बताओ आप तो। ठीक है, चलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287। मुझे फटाफट बता दो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, मुझे फटाफट बता दो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, 8 माइनस 7 दैट इज 1। चलेगा, चलो
बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? चलो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? तो एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका कन्फिग्रेशन होता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है 8, कन्फिग्रेशन होता है 2,6। बता इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 से अधिक है? सोचना ही नहीं है, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6, लोड ही नहीं है, कितना हो गया? 2 हो गया। चलेगा? इतने में किसी को समस्या है तो मुझे बता दो भैया, इतने में समस्या, ये वैलेंसी वाली चीज अभी तक समझ में नहीं आई। डन है। चलो, आयुष बोलता है सल्फर का बताओ। आप तो ऐसे थोड़ी होता है, सल्फर बताओ, मजाक थोड़ी है। चलो भैया सल्फर ही बता लेते, सल्फर ही देख लेते क्या हो गया। चलो, बोला गया सल्फर का कितना होगा भैया? सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2,8,6। वैलेंसी कितनी हो जाएगी भैया? 8 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर के टेबल से मैच करके देख लो, बिल्कुल वैसा ही आ रहा होगा। फास्फोरस का कितना आएगा? 3 आएगा। नाइट्रोजन का चलो कर लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? वैलेंसी हो जाएगा 8 - 5, 3 हो जाएगा। खेल खत्म। ठीक है। अच्छा, 4 से ज्यादा का कर लिए, 4 से कम का कर लिए। अगर 4 हो गया तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो हम वैलेंसी बोलते हैं 4 ही रहेगा। उसको 8, देखो दोनों ही रूल्स में वैलिड है। 8 में से 4 माइनस करो तो भी 4, और 4 को 4 छोड़ दो तो भी 4। ठीक है। तो भैया 4 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जो मन वो लगा लो, सिंपल बोलो कि भैया आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो अपने को इस केस में सोचना ही नहीं है कि अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी सिंपली क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? चलो इस साइड अपन लिख लेते हैं। ठीक है, चलेगा? इफ outermost electrons are 4, then valency is 4। सिंपल। अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी क्या होगा? 4 होगा। खेल खत्म। इतने में मुझे बता दो कि कोई समस्या है? जो समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो कि भैया इतने में कोई चीज समझ में नहीं आया, जादू हो गया। चलेगा? डन है? ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई वैलेंसी की। वैलेंसी होता क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको याद रखना होगा कि भैया किसकी वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि कंपाउंड बनाने में भी आपका इस्तेमाल आता है। आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया है कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंपाउंड बनाते हैं, उस जगह वैलेंसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है। नॉर्मली वैलेंसी में साइन का यूज नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं प्लस माइनस, बोलोगे गलत नहीं है, बट नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता। लिथियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, बस एक के लिए हम बोलते हैं कि वो डोनेट करेगा इसलिए +1 है, और एक एक्सेप्ट करेगा इसलिए -1 है। बाकी कहानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको वैलेंसी में समस्या है तो फटाफट बता दो कि भैया वैलेंसी तो हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। डन है? चलो, ठीक है। सो अब अपन बात करने वाले हैं, तो इसके साथ इस चैप्टर का द एंड हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का द एंड हो गया। और अगर आप बात करो तो आपके क्लास 9th का केमिस्ट्री का सिलेबस द एंड हो चुका है। ठीक है, अब आपके क्लास 9th का केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक चैप्टर है जो बचा हुआ है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। चलो, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा मैटर इन सराउंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोटोप। आइसोबार बता दिया है ना? नहीं बताया क्या? अच्छा, माय बैड। ठीक है, चलो। वो मुझे लगा शायद मैंने पहले बताया था। ओके, सॉरी। तो एक चीज, सॉरी माय बैड, ये छूट गया। ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने पहले डिस्कस किया था कभी। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? देखो, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी दो एलिमेंट या दो एटम, बेसिकली दो एटम, एलिमेंट हम उसको नहीं बोल सकते हैं, टू एटम्स, दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स,
सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां देखो, अब एटॉमिक नंबर को अगर सोचोगे तो एटॉमिक नंबर का सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुछ नहीं होता। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है कि भैया प्रोटॉन अगर दो में सेम हो गया तो हम बोलेंगे दोनों क्या है? आइसोटोप्स है। ठीक है, यहाँ गौर फरमाओगे तो देखो यहाँ पी यूज होता है। ठीक है, तो अगर पी यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? पी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कौन कौन सा आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के लिए हम बोलते हैं कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि दो ही होता है, 13 14 15 बहुत सारे होते हैं, बट दो इसके फेमस है, C14 एंड C12। अगर इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर नंबर देखा जाए, ठीक है, और मास नंबर, तीनों ही देख लेते हैं मास नंबर, हम तीनों में दोनों में चेक करते हैं क्या कहानी है। तो देखो इसमें प्रोटॉन 6 है, इसमें भी प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन अगर दोनों में बात करोगे तो इसमें 8 है और इसमें 6 है। कैसे? 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आ गया, ये पढ़ चुके, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो इन दोनों का मास नंबर अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। तो कोई भी ऐसा दो एटम जिसका मास अलग अलग हो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखते हैं बट बोलने की जरूरत नहीं है कि मास अलग अलग है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि कोई भी ऐसे दो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम सिंपली बोल सकते हैं वो अपने लिए क्या कहला जाएंगे? आइसोटोप्स कहला जाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम मतलब वो क्या है? आइसोटोप है। चलेगा? ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर दैट इज आइसोटोप। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जरा। मास नंबर लिख लें, इसका मास नंबर है 14, इसका मास नंबर है 12। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जरा देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो, बोलता गया है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन में मेनली दो तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं मेनली, दैट इज Cl35 एंड Cl37। ठीक है, दोनों में अगर प्रोटॉन का नंबर बात करो तो दोनों में प्रोटॉन 17 17 ही होता है, मतलब प्रोटॉन दोनों में क्या है? सेम है। सेम है दोनों में प्रोटॉन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहला जाएंगे? आइसोटोप्स कहला जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? आइसोटोप्स। आइसोटोप है क्या एक्चुअल में? रिलेशन और कुछ नहीं है। आइसोटोप क्या है? रिलेशन है। ठीक है, चलो, तो एक में है 17 प्रोटॉन, दूसरे में भी 17 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। और इसमें मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितना आएगा? 20 आएगा। तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, दोनों का मास नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। मास नंबर भी अलग अलग होगा। एक का होगा 35 ही रहेगा, एक का तो मास नंबर 35 और एक का मास नंबर 37। मतलब मास नंबर अलग अलग, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ एटॉमिक एटॉमिक नंबर सेम, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। दो टर्म्स और भी होते हैं, दैट इज आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ठीक है, तो जरा देखें आइसोबार्स किसको बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार का सिंपल मतलब है मास नंबर सेम। मास नंबर सेम। अगर मास नंबर सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे? आइसोबार है। मास नंबर सेम का मतलब मास नंबर होता क्या है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो जरा देखा जाए, C14 एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी मास नंबर कितना होता है? 14 होता है। दोनों में अगर प्रोटॉन देखोगे तो इसमें प्रोटॉन 6 और इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 7। न्यूट्रॉन देखोगे तो इसमें 8 और इसमें 7। मास नंबर लेकिन दोनों का क्या है? मास नंबर देखोगे दोनों का तो दोनों का मास नंबर कितना है? 14 एंड 14। तो जरा आप यहाँ गौर फरमाओगे तो आपको दिखेगा क्या कि चूंकि दोनों का मास नंबर सेम है तो हम ये दोनों को क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोबार्स है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो गया? डन है, आइसोबार्स क्लियर है। एक और भी चीज होती है इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? अब देखो दो चीजें तो कॉमन हो चुके हैं। आइसोटोप बोलता है कि आइसोटोप जरूरी है कि सेम ए टाइम का सेम होना चाहिए। क्या बोलना चाहता है भाई शिखर? क्या कहना चाहता है पता नहीं, सेम एटम का होना चाहिए देखो, आइसोटोप सेम एलिमेंट बोलो, सेम एटम नहीं बोलो। जैसे कार्बन के ही आइसोटोप्स होंगे, ऐसा नहीं कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोप होगा, कभी नहीं। एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, तो एलिमेंट क्या होगा? सेम। इसीलिए आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट के ही होते, दो अलग अलग एलिमेंट के नहीं होते। आइसोबार सेम, आइसोबार कभी सेम एलिमेंट के नहीं होंगे और हमेशा वो दो अलग अलग एलिमेंट के होंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल कार्बन और नाइट्रोजन का लिया था।
ठीक है। तो आइसोबार हमेशा दो अलग अलग एलिमेंट के बीच का रिलेशन हो सकता है, और आइसोटोप सेम एलिमेंट के अंदर का ही रिलेशन हो सकता है। ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं आइसोटोन। ठीक है। अब देखो इसके नाम से भी क्लियर, यहाँ पे क्या आता है, एन आ रहा है, मतलब यहाँ क्या सेम रहने वाला है, यहाँ सेम रहने वाला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो अपने पास क्या है, आइसो बार, सॉरी आइसोटोन है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। चलो याद करो C14 को, ठीक है, और ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। दोनों में हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, इसमें प्रोटॉन होता है 7, सॉरी इसमें प्रोटॉन होता है 6 और इसमें प्रोटॉन होता है 8। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें दोनों में, तो भैया इसमें न्यूट्रॉन होता है 8 और इसमें भी न्यूट्रॉन होता है 8। कैसे, 8 को 16 में से माइनस करोगे तो 8 आ गया। ठीक है। दोनों का मास नंबर क्या है भैया, मास नंबर क्या है, तो अपने को पता है कि दोनों का मास नंबर क्या होने वाला है। तो इसका मास नंबर है 14 और इसका मास नंबर है 16। तो अपने को एक चीज तो दिख गया कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब हम क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए, आइसोटोन्स हो गए। ठीक है। तो यही कहानी है आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, एंड आइसोटोन क्या होता है। बड़े होगे तो एक और चीज पढ़ोगे, दैट इज आइसोडाइफर। जब पढ़ोगे तब बात करेंगे, फिलहाल उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। इतने में समस्या है तो फटाफट बताओ, या कोई ऐसी चीज जो अभी भी लगती है कि छूट गई है, हमको पता नहीं है तो बता दो। ओके। किसी ने कुछ और भी, शायद कोवैलेंसी किसी ने पूछा था क्या, मुझे दिख नहीं रहा है, शायद किसी ने कोवैलेंसी पूछा था क्या। ओके। शिखर बोल रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है। शिखर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब होता है वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी दिखा सकता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस का टूट जाना, मतलब वहां प्रोटॉन्स बदल जाते हैं, वहां न्यूट्रॉन्स बदल जाते हैं, वो सारी कहानी बदल जाती है। यूजुअली यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ये मेंडेलिवियम, आइंस्टीनियम, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूजुअली इस तरह की चीजें दिखाते हैं। हम उसके बारे में अभी क्लासेज में नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे। वैसे एलिमेंट्स जो सिंपली रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। चलेगा। हाँ। कोवैलेंसी एंड वैलेंसी देखो, जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने पूछा था, वो शायद मिस हो गया। कोवैलेंसी में उस समय, इसलिए मैं इसको बता रहा था, इससे उस पर डिस्कस नहीं किया। हाँ, देखो वैलेंसी जो होता है वो नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन कोवैलेंसी जो है वो नॉर्मली कोवैलेंट्स में डिफाइन होता है। दोनों सेम चीज ही है। जैसे नाइट्रोजन के हम बोलते हैं कोवैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। ठीक है। तो कोवैलेंसी जो है नॉर्मली कोवैलेंट में डिफाइन है, और आयनिक में जो डिफाइन होता है दैट इज सिंपली वैलेंसी। एक और भी चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन वेरिएबल वैलेंसी। अब जैसे आयरन की दो वेरिएबल वैलेंसी होती हैं, आयरन प्लस, आयरन 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है। आयरन की जो वैलेंसी है वो 2 भी होती है और 3 भी होती है। कहाँ गया वैलेंसी। ठीक है। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे ध्यान रखनी होंगी। सम एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स सोज मल्टीपल वैलेंसी या वेरिएबल वैलेंसी, मल्टीपल वैलेंसी। ठीक है। जैसे आयरन, अब आयरन जो है ये 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। उस तरह से कॉपर जो है ये 1 भी दिखाता है, सॉरी माय बैड, आयरन जो है वो 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है। कॉपर जो है वो 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो भैया आपको ये ध्यान रखना होगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाते हैं। उनको आप सिंपल रूल से उनकी वैलेंसी नहीं, उनको सिंपल रूल से आप वैलेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो आपको नीचे बताया कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लिख लो और निकाल लो, उससे आप वैलेंसी उनका कैलकुलेट होगा ही नहीं। ठीक है। तो उसके लिए आप जब बड़े होगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट फिलहाल के लिए आप सिंपली ध्यान रखो कि जैसे आयरन है उसकी 2 वैलेंसी होती है, 2 भी होता है 3 भी होता है। कॉपर जो है उसका वैलेंसी 1 भी होता है और 2 भी होता है। ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे किस में कौन सा यूज करें, हमको क्या पता, कंपाउंड बनाएंगे तो जब आपको 2 वाला से कंपाउंड बनेगा तो देखो यहाँ पे आयरन का 2 वाला से बनेगा तो उसमें अस लगा के देगा, और 3 वाले से बनेगा तो इक लगा के देगा। कॉपर में अगर 1 से बनाएगा तो अस लगा के देगा, और 2 से लगाएगा तो इक लगा के देगा। ये बस फिलहाल लिख दे रहा हूँ, इसमें माथा पे चिन्ह नहीं करना। बस इतना याद रखो कि कुछ एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब 2 से अलग भी, या 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी वो दिखा सकते हैं।
एक और भी चीज है कि सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी तो और भी बहुत सारी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि दो तीन होते, बहुत होते हैं। अब उस केस में क्या है ना कि हम उसको वैलेंसी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऐसे समझ लो काइंड ऑफ कि वैलेंसी के ही पप्पा जी हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता है तो आपको वैलेंसी में कभी कोई जिंदगी में समस्या नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 11th में जाओगे तो आपको डिटेल्स में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो वैलेंसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। बाकी इतने से आपका वैलेंसी का काम हो जाएगा, 9th क्लास तक में कोई समस्या नहीं आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसने पूछा? शिखर। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। जैसे हम बोलते हैं फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल। अब ये होता क्या है बहुत डेप्थ में, ये कभी बाद में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक कहानी हो गई एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो इतने में समझ में नहीं आई हो या और भी चीज जाननी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ नो डाउट कि जो मतलब आपके क्लास 9th के बाद की जो चीजें मतलब बहुत सीनियर क्लासेस में है वो आएंगी, उस पर अभी डिस्कस नहीं करा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब भी क्लास होगी तो जितने आपके डाउट है, जहाँ के डाउट है पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, इतने में समस्या है तो फटाफट बता दो, इतने में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। जितना अभी पढ़े इतने में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया, या इस चैप्टर का कोई चीज जो समझ में नहीं आया है। चलेगा? चलो ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। चलो, इस चैप्टर को हटा तो दिया गया है बट ठीक है, थोड़ा बहुत अपन इस पे देख लेते हैं ये चैप्टर है क्या, इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोलता है कि भैया मैटर क्या होता है। तो भैया देखो इसके डेफिनेशंस बस अपने को समझने, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मैटर क्या होता है? तो मैटर हम सिंपली उस चीज को बोलते हैं जिसके पास मास हो, सिंपल, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, या ऐसे बोल लो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो, मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम, तुम, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, पेन, एयर, वाटर, एक्सेट्रा, जितनी चीजें आप देखते हो जिसके पास मास है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसको बोलते हैं मैटर। अब ये बहुत लोग एयर देख के सोच रहे हो कि एयर मैटर कैसे है, अगर कोई सोच रहा हो ऐसे तो भाई मैंने मैटर में ये कभी नहीं कहा कि वो दिखना चाहिए। वो हो सकता है दिखे, वो हो सकता है ना दिखे। एयर के पास मास नहीं होता क्या? एलपीजी क्या होता है? गैस ही तो होता है ना। एलपीजी जब बाहर निकलता है तो गैस ही तो होता है। उसको मेजर करके देखो, जब नया नया खरीद के लाते हो तो बहुत भारी होता है, जब उसमें से गैस निकल जाता है तो हल्का हो जाता है। मतलब क्या हो गया? उसमें मास तो होता है। वॉल्यूम ऑक्युपाई किया कि नहीं किया? ऑब्वियस भाई, सिलेंडर में रख रहे हो, सिलेंडर में उसने क्या किया? वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है? वॉल्यूम भी है, वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, इसलिए गैसेज आर ऑल्सो मैटर, ठीक है। बलून के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, उसको भर दो तो देखोगे उसके पास मास होता है, गैस को निकाल दोगे तो मास थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का इमोशन मैटर नहीं होता, जैसे किसी को थप्पड़ मार देना, रोना, किसी को प्यार करना, किसी से नफरत करना, किसी को लाइक करना, किसी को डिसलाइक करना, ये कोई मैटर नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते मैंने 2 किलो थप्पड़ मारा, हम ये नहीं बोल सकते 4 लीटर हमने प्यार किया, ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि भैया मैटर उसको बोलते हैं जिसके पास मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, ठीक है। हम मैटर से प्यार कर सकते हैं, मैटर को हेट कर सकते हैं, लेकिन प्यार, लव, अफेक्शन, हेट, ये सारी चीजें मैटर नहीं होते। किसी तरह का इमोशन जो है दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। अब बात आती है कि भैया मैटर किससे बना हुआ है, ठीक है। तो पहले बोला गया कि भैया सारे मैटर जो है, ये मैटर जितने भी मैटर हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, आर
मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। भैया ये पार्टिकल से मिलके बने हैं। जितने मैटर्स हो किससे बने हैं? पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अपन उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भैया पार्टिकल्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि पार्टिकल्स सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस पेन में बहुत, इस पेन को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे हम बोलेंगे वो पार्टिकल है। अब उसी पार्टिकल को ही जो बहुत मतलब बाद में उसको और भी बहुत टुकड़ा किया और जो बहुत छोटा हुआ हमने उसको बोला था कि वो एटम है। बट अभी तुम तोड़ के जितना छोटा कर पाओ दैट इज सिंपली पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं, बॉन्डेड है। बेसिकली वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शोज अट्रैक्शन विथ ईच अदर, विथ, आते हैं आयुष उस पे, ईच अदर। ठीक है, सारी पार्टिकल क्या है जो अट्रैक्शन शो करते हैं, हम उसको क्या सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं। दूसरी चीज, चाहे आप कितना ही टाइट आप पार्टिकल्स को पैक कर दो, उनके बीच में थोड़ा स्पेस हमेशा रहता है। आप पार्टिकल्स को ऐसे समझो ना कि बॉल्स को अगर मान लो तुम्हें बोला गया कि बॉल्स हैं, उन बॉल्स को आपको किसी डब्बे में डालना है। क्या कभी ऐसा होगा कि डब्बे में सारा स्पेस बॉल ले ले? नहीं, बीच में थोड़ा गैप तो रह ही जाएगा, चाहे कितना ही अच्छा पैक कर लो, थोड़ा जगह तो रह ही जाता है। बिल्कुल वैसी ही कहानी है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, हाँ कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन होगा जरूर स्पेस, ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है। बिना स्पेस के कभी भी कोई मैटर नहीं होगा जिसके पार्टिकल के बीच में स्पेस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स वाइब्रेट या मूव, दोनों में से वाइब्रेट भी बोल सकते हो या मूव बोल सकते हो, दोनों ही चलता है, वाइब्रेट और मूव कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब चाहे कोई भी मैटर ले लो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लो, नहीं पता सॉलिड लिक्विड गैस तो पेन पेंसिल रबर कटर एयर वाटर कुछ भी ले लो, इन सारे पार्टिकल्स, ये सारे मैटर जिस भी पार्टिकल से बने हैं उनके पार्टिकल जो हमेशा मूव करते रहते हैं, भले हमको दिखे या ना दिखे। ये बड़ा गजब का कहानी है कि पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, भले हमें दिखे या ना दिखे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की भैया, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में स्पेस होता है और वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इनके बेसिस पे इन मैटर को बेसिकली अलग अलग फेजेस में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली मैटर को तीन अलग अलग फेजेस में कैटेगराइज किया गया है। तो अपन फटाफट आते हैं कि भैया मैटर के फेजेस क्या है, या ऐसे बोलो सिंपली कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या क्या है। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिस जिस पार्टिकल, जो पार्टिकल से वो मिलकर बना है उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको अलग अलग फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो फेजेस ऑफ मैटर, फेजेस ऑफ मैटर, तो देखो इसमें तीन अपने को मेनली पढ़ना है, कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये तीन फेज हम मेनली पढ़ते हैं कि भैया ये तीन तरह के अपने को मैटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, होते तो और भी हैं, ठीक है, बट अपन तीन फेजेस के बारे में मेनली डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब चलो इन सबकी प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है, तो भैया सॉलिड में ये सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, लिक्विड में बीच बीच में होता है, ठीक है, तो मीडियम होता है।
और गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे लार्ज होता है। अब हमें पता है, कैसे पता भैया, इस पेन के पार्टिकल्स जो है उसके बीच से मैं अपने हाथ को गुजार नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। लेकिन हवा में तो हाथ मूव कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि हवा में पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। पानी में भी अपने हाथ को मूव कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल्स में भी स्पेस है, थोड़ा तो है। गैस जितना नहीं है बट है, चलता है। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या स्पेस बिटवीन पार्टिकल समझ में नहीं आया? डन है। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस क्या है? ठीक है, चलो भैया, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम, इसमें होता है मीडियम, इसमें होता है मिनिमम। ठीक है, सबसे कम होता है इसमें। ठीक है, ओके ठीक है आयुष, प्लाज्मा और बीसी के बारे में कभी फुर्सत में बात करेंगे, और भी जो भी चीजें हैं उनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं उसके बारे में भी कोई डिस्कशन फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का है कि भैया अभी एनसीईआरटी तक ही स्टिक रहना, तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी से आगे जाना नहीं चाह रहा। बाकी डिटेल्स में तुम्हें जितना पढ़ना है मुझे बताओगे, मतलब फर्मी तक भी बोलोगे तो मैं फर्मी भी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। बात आती है कि चलो ठीक है, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स हो गया, डन है कि भैया सबसे अधिक किसमें होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे अधिक होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। कैसे पता? आपने को पता है भैया सबसे अधिक फोर्स है, तभी तो ये इतना स्ट्रांगली चिपका हुआ है। गैस में नहीं है, वो बेचारे एक दूसरे से अलग अलग है, घूम रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भैया वॉल्यूम, अब ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम की कहानी क्या है। तो भैया ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड और लिक्विड इन दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। गैस को तुम जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का हो जाएगा। शेप नहीं बोल रहा, वॉल्यूम बोल रहा हूं। वॉल्यूम जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैस ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। ठीक है, तो भैया देखो, शेप की बात करते हैं तो शेप जो होता है वो इसका फिक्स होता है, बिल्कुल इसका फिक्स होता है। इसका ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप हो जाता है। एंड सेम कहानी इसका है, ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का ये भी शेप ले लेता है। चलेगा? ओके, आयुष बोल रहा है कि अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ही नहीं होगा तो क्या होगा। आयुष, पहली चीज कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ना हो, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हो सकता है। चर्चा नहीं करना चाहता, बट ठीक है पूछ रहे हो तो थोड़ा बताता हूँ। वो एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन होता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन हो जाए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बिल्कुल ना काम करे, उनमें कोई भी एनर्जी ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, उनके बीच में कोई फोर्स ना वर्क करे। और उस फेज में, उस कंडीशन में फेज ऑफ मैटर बदल जाता है, वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस का डेफिनेशन फेल हो जाता है, फिर अलग कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाता, खत्म कर देता है। 0 केल्विन का मतलब होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन इज -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो ये हो गया शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, मास के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया मास क्या है। तो भैया देखो, मास इन सबका फिक्स होता है, मास कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वॉल्यूम चाहे कुछ भी बदल जाए। अगर आपने 2 kg गैस लिया, अगर गैस लेके आओगे 14.2 किलो, अगर एलपीजी आता है तो 14.2 ही रहेगा, 14.3 या 14.1 नहीं होगा। किसी भी चीज का, चाहे लिक्विड अगर तुमने 1 किलो लिया तो 1 किलो ही रहेगा, और अगर तुमने सॉलिड 1 किलो लिया तो 1 किलो ही रहेगा। कोई बोलेगा लिक्विड का मास कैसे मेजर कर सकता है? अरे भाई बॉटल में रखो, तराजू पे रख दो, मास मेजर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ठीक है, हाँ यूजुअली हम उसका क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप ऑयल भी खरीद के लाते हो तो उसके पीछे मास भी लिखा रहता है, वॉल्यूम भी लिखा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हमारे पास मास तीनों का फिक्स होता है, शेप दो का फिक्स होता है, सॉरी एक का फिक्स होता है, दो का कंटेनर भी डिपेंड करता है, और वॉल्यूम दो का फिक्स होता है, एक का कंटेनर डिपेंडेंट होता है, जैसा कंटेनर वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। चलेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो भैया बाउंड्री के बारे में क्या ख्याल है?
तो हम ऐसा कहते हैं कि सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो शार्प होती है। शार्प का मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता है कि सॉलिड कहाँ पे है, मतलब हमें पता है कि पेन कहाँ पे खत्म हो रहा है, पेन की बाउंड्री पता है। लेकिन गैस की बाउंड्री जो होती है ना वो हमें पता नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट शार्प, नॉट शार्प। लिक्विड के बारे में क्या ख्याल है? तो भैया लिक्विड का भी डिफाइंड होता है बाउंड्री। दिस इज डिफाइंड बाउंड्री। शार्प बोल सकते हो या डिफाइंड बोल सकते हो, चाहो तो शार्प हटा के डिफाइंड वर्ड यूज करो, दिस इज ओके। शार्प में बहुत लोग उल्टा सोच लेते हैं कुछ, ठीक है। डिफाइंड यूज कर सकते हो, दिस इज मच मच बेटर, ठीक है। तो भैया दोनों का ही बाउंड्री डिफाइंड होता है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, बस गैस का क्या होता है, बाउंड्री नॉट डिफाइंड। चलेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेज है इन तीनों के बीच का, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो मेजर डिफरेंसेज है वो अपन बात कर चुके हैं। इतने में कोई समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। बाकी आपके क्लास 9th का सिलेबस खत्म हो चुका है। जो आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग डाउट है वो आप अगली क्लास में लेके आइएगा। जब भी केमिस्ट्री क्लास हुई उसमें बात करेंगे, और फिर इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अभी से। थोड़ा हुआ, थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है, अभी के लिए फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक में जो भी डाउट है, मैं आज क्लास छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा जल्दी। अभी तक हाँ बिल्कुल, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट बता दे रहा हूँ उसका क्या होता है। लैटेंट हीट का मतलब होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी पढ़ना है आपने को, बट ठीक है पूछ दिया तो बता दो। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू 1 kg ऑफ लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, सेम कहानी, बस लिक्विड से क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और वहां टेम्परेचर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, अब मैं लिखवा नहीं रहा फिलहाल के लिए, मैं छोड़ दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर को पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी पार्टिकल का बढ़ता है तो क्या होता है, ऊपर साइड जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है। डिस्टेंसेस उनके बीच में बढ़ते जाते हैं, बेसिकली ऐसे कह लो। जो पैक था ढीला, फिर ढीला होते जाएगा। भूल जाओ तो आइस को गर्म करके सोच लो। आइस को गर्म किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म किया तो गैस बन के, वेपर बन के वहां से बाहर निकल गया। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, जस्ट टेम्परेचर बढ़ाने का उल्टा कंडीशन। प्रेशर बढ़ाओगे उल्टा होगा, मतलब गैस बनेगा लिक्विड, लिक्विड बनेगा सॉलिड। ये प्रेशर का इफेक्ट होता है। प्रेशर बढ़ाने पे ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। रीजन क्या है, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या करेगा, प्रेशर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो पार्टिकल के बीच का था उसको कम करने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस कम होगा तो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड, और भी कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो प्रेशर डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता है, इसलिए क्या हो जाता है अपने पास, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आता है। और टेम्परेचर जो जस्ट उल्टा करता है, वो डिस्टेंस बढ़ाता है, तो इसलिए सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाता है, ठीक है। चलेगा। लिक्विड टू सॉलिड, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते, क्या बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड को, फटाफट बताओ क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। उल्टा जो होता है सॉलिड टू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड टू गैस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं अपन, कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। गैस टू सॉलिड को भी बोलते हैं सब्लिमेशन, बहुत बुक्स में बोलता है एंटी सब्लिमेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्लिमेशन एंटी सब्लिमेशन। एंटी सब्लिमेशन भी बोलोगे तो भी चलेगा गैस टू सॉलिड, सब्लिमेशन बोलोगे तो भी चलेगा। इतने में कोई समस्या है तो भैया बता दो कि भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर हम हेवी मास ऑब्जेक्ट वाटर में रखते हैं तो डूब जाता है, लेकिन आइस फ्लोट करता है सरफेस पे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अनुष्का, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। आइस की जो डेंसिटी है वाटर से कम होती है, इसलिए जो वो चीज तैरती है। और वाटर पे तैरने के लिए मास फैक्टर नहीं होता, डेंसिटी होता है। वुड को भी रखोगे तो वुड भी तैरता है, वुड भी तो सॉलिड है, तैरता है ना, लगता है मास ज्यादा फिर भी तैरता है ना, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो वाटर पे तैरने के लिए कंडीशन, शॉर्ट में बोलूं तो दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी जिसका ज्यादा वो डूब जाएगा वाटर से, वाटर से कम डेंसिटी होगा तो वो तैरते रह जाएगा। चलेगा, डन है। चलो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है फिर भी डूब जाता है। लेकिन एक काम करना, एक पतली सी निडल लेना, पानी के ऊपर टिश्यू पेपर को रख देना, उसके ऊपर निडल को रख देना, और धीरे धीरे करके टिश्यू पेपर को डुबोना, साइड से धीरे धीरे करके। नहीं डुबो तो अपने से उसको छोड़ देना, और धीरे धीरे अपने आप डूब जाएगा। अगर वो धीरे धीरे टिश्यू पेपर डुबोगे और सही तरीके से डुबा पाओगे तो आपको दिखेगा क्या, कि वहां पे निडल जो है वो तैरते रह गई, लेकिन टिश्यू पेपर डूब गया है।
जबकि हम तो बोलते हैं आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो उसे डूब जाना चाहिए, तैर कैसे लेता है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आराम से। आइस की डेंसिटी कम, ये तो वाटर का ही फॉर्म है। अगर मैं ऐसा कहीं पढ़ा है क्या कि जरूरी है कि अगर मैं सॉलिड करूं तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी ही? ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि 90% केसेस में सॉलिडिफाई करने पर डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन आइस में उल्टा होता है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम जो होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री, 4.5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उससे कम जाओगे तो भी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उससे बढ़े जाओगे, उससे ऊपर जाओगे तो भी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। 4.5 डिग्री पे वाटर जो होता है वो लगभग मोस्ट डेंस होता है। ठीक है। आइस के साथ होता क्या है कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है, केव टाइप होता है। ठीक है, केव केव समझते हो ना? केव टाइप होता है, उसके बीच में क्या होता है, एयर गैप्स होते हैं, और उस एयर गैप की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो तैर पाता है। सेम वुड में भी होता है। वुड में क्या होता है, बीच में एयर गैप्स होते हैं, जिस वजह से वो तैर पाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलेगा? चलो, ठीक है। तो अगले क्लास का आपको काम बता दिया मैंने पूरा। जितना भी आपको चैप्टर्स पढ़ा है सारे पढ़ो, जो डाउट है वो डाउट लेके आना अगले क्लास में। और जो बचा हुआ है जो मैंने बता दिया उसको मैं पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, और फिर उसके बाद सभा समाप्त होगी। ठीक है। और उसके बाद जो भी क्लासेस होंगे उसमें जो जो अपने डाउट्स होंगे और जो ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो आगे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं, जो हायर लेवल कॉन्सेप्ट हैं, उस पर पूछ लेना, वो सब मैं बता दूंगा। ठीक है। चलो, ठीक है फिर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। टाटा, बाय बाय। चलो।